Hello students, welcome to our channel. So this is unit 3 of fluency paper. जिन लोगों के पास फ्लुएंसी का पेपर है उन लोगों के लिए ये वीडियो है. इस वीडियो के बीच में यूनिट 3 जैसे आप टाइटल से समझ सकते हैं कि इन पब्लिक प्लेसेस पार्ट 1 आपके सिलेबस में नहीं, बिकॉज हम लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं. सो दिस सेमेस्टर वी विल ओनली डू पार्ट 2. देव दुलाल हेल्डर जो हैं उनका ये लिखे हुए नोट्स हैं. सो ही इज़ अ प्रोफेसर इन एस वेल. अब इंट्रोडक्शन में पब्लिक प्लेसेस में जो स्पीकिंग है उससे रिलेटेड स्पीकिंग एंड राइटिंग ये यूनिट है पूरी. अब आप क्या एक एग्जांपल सोचिए, आपको क्या लगता है कि क्या हम पब्लिक प्लेसेस में किस तरह का इंग्लिश कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. ऑफ कोर्स वी यूज़ डायलॉग्स. मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कम्युनिकेशन का है पब्लिक प्लेसेस के बीच में, दैट इज़ डायलॉग. नॉर्मल हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई भी लाइक इंसिडेंट है या कुछ भी इवेंट है, वी स्टार्ट विद बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक कन्वर्सेशन. सो वो कॉन्वर्सेशन जो है वो डायलॉग फॉर्म में होती है. ए पर्सन कुछ बोलता है, देन बी पर्सन कुछ बोलता है, देन ए पर्सन रिस्पॉन्ड देता है, या फिर बहुत सारे लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं. सो इस यूनिट के बीच में आप बेसिक लेवल पर डायलॉग्स जो है वो बनाना सीखेंगे. सो जिन लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सो दे माइट गिव यू वो पूरा आपको एक डायलॉग का जो है एक पैराग्राफ कुछ दे सकते हैं. उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि किसने क्या बोला है, और उसके बेसिस पे आंसर पैसेज जैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. एक्टिविटी में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वी विल हैव अ लुक एट दैट. उसके अलावा आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी आ सकती है, यानी कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि लेट्स से कि आप कॉलेज के फर्स्ट डे आप अपने कॉलेज के किसी क्लासमेट से मिले, तो अब आप डायलॉग लिखिए 10 सेंटेंसेस का. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस यूनिट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन के बीच में ना सिर्फ हमारी लैंग्वेज जो है बल्कि उसके अलावा जो पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि पैरा लैंग्वेज ओवरऑल जितनी भी है, हमारी टोन, पिच, साउंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एंड इवन डायलॉग राइटिंग के बीच में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है. ऑफ कोर्स हम सारी चीज़ें तो रिटन में नहीं लिख सकते, लेकिन बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है वो डायलॉग राइटिंग में काउंट हो जाते हैं. ओके. सो first section deals with conversation and second section deals with narrative. So conversation नॉर्मल जो वार्तालाप है. narrative is कि किस तरह से किसी चीज़ की, किसी कहानी को किस पहलू से दिखाया जाता है. इफ यू, आई नो यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड राइट नाउ, बट वंस वी विल रीच दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या सीखेंगे आप. कॉन्वर्सेशन, एवरीडे कॉन्वर्सेशन जो हमारे आसपास होती है. राइटिंग, डायलॉग किस तरह से लिखे जाते हैं. नैरेटिव क्या होता है, और क्या मतलब क्या एसेंशियल वेज है, तरीके हैं नैरेटिव लिखने के. ट्रांजिशन, यूज़ ऑफ ट्रांजिशन इन राइटिंग, किस तरह से राइटिंग के बीच में ट्रांजिशन का यूज़ होता है, और ट्रांजिशन इटसेल्फ होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. सो 4 बेसिक थिंग: कॉन्वर्सेशन, डायलॉग, नैरेटिव एंड ट्रांजिशन. ओके, लेट्स बिगिन विद कॉन्वर्सेशन. सो कॉन्वर्सेशन एज यू नो कि नॉर्मल हम लोग एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉन्वर्सेशन. एंड यहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है उससे डील करेंगे. सो एग्जाम्पल ऑफ सम कॉन्वर्सेशन इन पब्लिक ये यहाँ पे दिया हुआ है. सो मैंने जैसे आपको बताया कि आप फेलो स्टूडेंट को मिले हैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में, तो क्या कॉन्वर्सेशन है. सो आई विल नॉट read the name, I'll just read the conversation. Hi, I'm Saurav. Hello, I'm Rahul. Haven't seen you earlier. Are you a new student? Yes, it's my first day today. Why didn't you come for class earlier? I was not in Delhi, had to visit my grandfather. He wasn't keeping well. I left immediately after taking admission. Oh, okay. How's he now? Good. He has recovered and is feeling a lot better. Great. Nearly a month has passed and that classes have begun. Anyways, I'll introduce you to the rest of the class. Thank you very much. एंड देन इट स्टॉप्स. सो जो लास्ट में 3 डॉट्स हैं ये दिखाते हैं कि कॉन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. ऑफकोर्स आगे भी बढ़ी है, बट हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी ही बात जो है वो दिखाई गई है. तो दूसरा डायलॉग है वो 2 फ्रेंड के बीच में है कि उन्हें मूवी जाना है. इस वाले डायलॉग को जब आप पढ़, ये वाला फुल इंग्लिश में है सारी चीज़ें. सो सिंपल सेंटेंसेज है. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन. जो सौरभ है वो ऑलरेडी कॉलेज में है, राहुल उसी क्लास में, लेकिन वो लेट आया है. एडमिशन लेने के बाद कॉलेज लेट ज्वाइन किया है बिकॉज उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और अब वो आया है अपने कॉलेज वापस. तो सौरभ उसे बोलता है कि कोई नहीं, मैं पूरी क्लास से तुझे मिलवा दूँगा.
ओके, दूसरा डायलॉग जो है वो दो फ्रेंड मयूर एंड अनमोल, ये दोनों को मूवी देखने जाना है, सो वो बात करते हैं। इस डायलॉग के बीच में देर आर सम लाइक एट सम प्लेसेस वेयर दे आर यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. यू कैन रीड दिस डायलॉग ऑन योर ओन. सो सी द लास्ट वर्ड, चल यार. ओके, so this yaar word is not an English word, but they are using it, and so that so you can also use that in your dialogue writing. अगर आप एग्जाम में आप डायलॉग राइटिंग लिख रहे हैं तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं. बट personally I suggest that as a teacher we do not appreciate when students use this kind of language. There is another unit 4 or 5, I guess, I think it's unit 5. उसके बीच में आपको व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पे आप ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपको फॉर्मल डायलॉग राइटिंग का टास्क दिया गया है, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दिस. यहाँ पे सिर्फ टीचर्स ने आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप समझ सकें कि एक्चुअल में डायलॉग राइटिंग किस तरह से होती है. थोड़ा इनफॉर्मल रखना, लाइक इट्स रिटन हियर विच मूवी यू वांना वॉच. सो अनमोल का जो डायलॉग है यहाँ पे दिया गया, विच मूवी यू वांना वॉच. wanna is not a word. Which movie you want to watch, please write that in your paper. Do not write wanna watch. Okay, so after that यहाँ पे जो ये कम्युनिकेशन दिया, ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि डायलॉग राइटिंग होती कैसे है. अब अगर आपको सिचुएशन दे दी जाती है इस तरह की सिचुएशन, जैसे यहाँ पे लिखा है डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट डिसीजन टू गो फॉर अ मूवी. सो सेम डायलॉग जो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन के बेसिस पर जैसे यहाँ पे डायलॉग लिखे हुए हैं इस तरह से आपको डायलॉग लिखना है. इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है. अब उसके बाद आई डोंट थिंक कि देर इज़ लाइक मच नीड टू एक्सप्लेन कि आपको कैसे लिखना है. बट अनदर पॉइंट यहाँ पे कि कॉन्वर्सेशन का पर्पस होता है, यानी कि किसी भी बातचीत का ऐसा नहीं कि सिर्फ हेलो हाय, अच्छा क्या चल रहा है, सब बढ़िया, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, सो हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द डे. ऐसे डू नॉट डू दिस फुलिश कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन मीन्स कि किसी टॉपिक, किसी बात से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल हेयर the topic was movie. You had to decide whether they both are going to watch movie or not. And here they had to it was like introduction. So after the introduction, communication ended. Conversation ended, not the communication. Here also, after they decided the movie, the conversation ended. सिमिलरली यहाँ पे एक आपको अलग एग्जाम्पल दिया गया सजेस्टेड रीडिंग के बीच में, जिस तरह से हर यूनिट के बीच में आपको कुछ रीडिंग सजेस्ट की जाती है. सो एक 12 साल का सीरियन रिफ्यूजी लड़का, यानी कि सीरिया का रहने वाला एक लड़का जो अब रिफ्यूजी है, सो वो किंग ऑफ स्वीडन को एक लेटर लिखना चाहता है. सो उसने लेटर लिखा है. ये सेम लेटर, सेम सिचुएशन आपको दो तरह से समझाई गई है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिचुएशंस. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन वर्क्स इन अ कम्युनिकेशन. ओके, सो हम जानते हैं कि अहमद जो है वो 12 साल का सीरिया का रहने वाला रिफ्यूजी लड़का है. वो एक स्वीडिश स्कूल में पढ़ता है, और वो अपने स्कूल की काउंसलर जो है पूजा शराफी जो है उनका नाम है, वो उनको अपना जो बुरा एक्सपीरियंस उसका सीरिया में रहा, उसके पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, वॉर की वजह से जो कुछ भी हुआ, जो उन्हें लाइक पेनफुल पूरा जो उनका जर्नी थी, असाइलम के बीच में, स्वीडन के बीच में उन्हें आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, उन सारे एक्सपीरियंस के बारे में वो बताना चाहता है. सो वो एक शॉर्ट लेटर लिखता है. किंग गुस्ताव जो है उनको वो लेटर लिखता है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. सो ये जो एक्सपीरियंस है उस बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है. लेट्स रीड दिस. हे किंग गुस्ताव. सो इट्स नॉट लाइक रिस्पेक्टेड किंग गुस्ताव. एक बच्चा जिस तरह से किसी से बात करता है, हेलो किंग गुस्ताव, हे किंग गुस्ताव, माई नेम इज़ अहमद एंड आई एम 12 years old. शॉर्ट सेंटेंस. ओके, बीच में एक कनेक्टर है, एंड यूज हुआ है. वो बच्चे ऐसे भी लिख सकता था, माई नेम इज़ अहमद फुल स्टॉप, आई एम 12 year old, लेकिन उस चीज़ की जगह उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे बीच में कनेक्टर यूज़ किया, एंड देन फुल स्टॉप. I have a mother, a father, and a brother. Full stop. We have always lived in a beautiful house with joy in Aleppo, Syria. हम हमेशा एक सुंदर घर में खुशियों से रहे हम लोग वहाँ पे अलेप्पो में, सीरिया जगह पे. My dad had a large factory and shops for children's clothing. So only two sentence in one sentence. My dad had a large factory, बीच में connector, and shops for children's clothing. जो बच्चों की कपड़ों की जो उनकी फैक्ट्री थी, उन शॉप्स के लिए मेरे पापा की एक बड़ी फैक्ट्री थी. ही बॉट मैनी गिफ्ट्स
एंड टॉयज़ फॉर अस, अगेन द सेम कनेक्टर एंड, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदते थे वो, और बहुत सारे खिलौने भी। माई पेरेंट्स हैड कार्स, मेरे माँ बाप के पास कार भी थी। एंड वी लिव्ड हैप्पीली अंटिल द वॉर स्टार्टेड विद द साउंड ऑफ मिसाइल्स शूटिंग एंड टेरर। जब तक वॉर शुरू नहीं हुई थी, जंग शुरू नहीं हुई थी, और आवाज़ें आनी शुरू नहीं हुई थी मिसाइलों की, शूटिंग की, और टेरर की, दंगों की। डैड्स फैक्ट्री बर्न डाउन, पापा की फैक्ट्री जो जला दी गई। नथिंग इज लेफ्ट ऑफ इट एंड द जॉय दैट वी एक्सपीरियंस बिगिन टू सीज, उसका कुछ नहीं बचा, और जो भी खुशियाँ हमारी थी अब वो सारी बंद हो गई। आई कुड नॉट गो टू स्कूल एनी मोर, मैं अब स्कूल भी नहीं जा सकता था। सेकेंड कनेक्टर बिकॉज, अभी तक वो सारे कनेक्टर एंड ही यूज़ करें। नेक्स्ट कनेक्टर बिकॉज, कनेक्टर मीन्स जो वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता हो। बिकॉज माई टीचर वॉज किल्ड बाय अ शॉट राइट बिफोर आवर आइज, क्योंकि हमारे टीचर को मार दिया गया था गोली से हमारी आंखों के सामने ही। एलिप्सिस, एलिप्सिस मीन्स कि यहाँ पे वो बच्चा थोड़ी देर के लिए इमोशनल होकर रुका है, या टेक्स्ट यहाँ पे बीच में से मिसिंग है जो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। लास्ट, आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड दोज सेकेंड्स, सो मैं उन पलों को भूल नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे उस बच्चे ने पॉज लिया है, और रीडर को, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लाइक शॉकिंग इंसिडेंट कि किसी 12 साल के बच्चे के सामने उसके टीचर को गोली मार देना, इस चीज़ से वो बच्चा शॉक में है। दैट्स वाई बीच में रीडिंग में गैप दिया गया है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डायलॉग कि बात करते करते वो थोड़ी देर के लिए रुक गया कि मेरे टीचर को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई, मैं कभी इस बात को भुला नहीं पाया। सो दैट काइंड ऑफ अ पॉज इन बिटवीन, जैसे मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। दे वर माई वर्स्ट मोमेंट्स, वो मेरे सबसे बेकार पल थे मेरी लाइफ के। ओके, सो दिस वॉज द इंसिडेंट जो उस बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में लिखा। बेस्ड ऑन द 12-year-old अहमद द सीरियन रिफ्यूजी बॉय। अब यहाँ पे आपको दूसरी सिचुएशन दी गई है कि हमें एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन क्रिएट करनी है। ये सिचुएशन हमें दे दी कि एक बच्चे ने लेटर लिखा है, लेकिन अब हमें क्या टास्क दिया है कि हमें उस बच्चे की और उस टीचर के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखानी है कि उन लोगों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी इस लेटर को लेके। तो अहमद जो है वो आया होगा, उसने बोला होगा हेलो मैम, तो टीचर ने आगे से एंथुजियास्टिकली, यानी कि बड़ी खुशी से टीचर ने बोला होगा हेलो हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। अहमद ने आगे से मुस्कुराते हुए बोला होगा गुड। पूजा ने आगे से पूछा होगा व्हाट्स योर नेम, सो अहमद ने रिप्लाई किया अहमद। न्यू टू स्कूल, स्कूल में नए हो। येस, मैं सीरिया से आया हूँ और मुझे सीरिया छोड़ना पड़ा वॉर की वजह से। टीचर ने आगे से बोला सो सॉरी, तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो अब वो सैड फेस के साथ, रिमेंबर ब्रैकेट्स के बीच में इमोशंस लिखे जा रहे हैं ताकि रीडर को पता लग सके। सो सेम काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू डू व्हेन यू आर राइटिंग डायलॉग्स। नॉट सो मच, इतना अच्छा नहीं लग रहा, सीरिया में ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे सब कुछ था जो भी हमें चाहिए था, ज़िंदगी थी और हम खुश थे। सो आगे टीचर बोलती है कि ओ अच्छा, तो अब आप मेरे ऑफिस में आपका कैसे आना हुआ। आगे से बच्चा रिप्लाई देता है कि मैं किंग गुस्ताव को लेटर लिखना चाहता हूँ जो भी मेरी फैमिली ने फेस किया है। सो टीचर ने पूछा कि वाई डू यू वांट टू डू सो। सो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया कि मैं चाहता हूँ कि राजा को मेरे दुख के बारे में पता लग सके। टीचर बोलते हैं बहुत अच्छा, आपने लेटर लिखा। उसने कहा कि नहीं अभी नहीं लिखा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उन तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। टीचर बोलते हैं कि डेफिनेटली पहुँचेगा, आप लिखो और मुझे दे दो। अहमद बोलता है थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टीचर बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो वो लेटर लेके आना, थैंक यू मैम, एंड देन दे से बाय बाय, दैट्स इट। सो दिस कॉन्वर्सेशन, हमें एक सिचुएशन दे दी गई। दिस सिचुएशन वॉज रियल और नॉट रियल, वी डू नॉट नो, बट वी हैड टू मेक अ कॉन्वर्सेशन, अ डायलॉग, वी हैड टू राइट अ डायलॉग ऑन इट। तो हमने अपने इमेजिनेशन से एक डायलॉग की क्या बात हुई होगी उनकी आपस में, वो हमने लिखा। प्लीज़ नोटिस दैट ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी शॉर्ट, कोई भी सेंटेंस बड़ा नहीं है। फुल स्टॉप 3 4 5 वर्ड के बाद ही फुल स्टॉप आ रहा है सारे सेंटेंसेस के बीच में, और बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्रेशन जो भी वो फील कर रहे हैं वो भी ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आपको कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ओके, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग देर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, 3 पार्ट हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सो यहाँ पे अहमद ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया था, हेलो मैम, हेलो गुड मॉर्निंग, नेम वगैरह।
एंड देन कि आप स्कूल में नए हो या नहीं. देन सेकेंड पार्ट इज द बॉडी ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे मेन आइडिया जो मेन मैसेज है उसके बारे में बात होती है, लाइक द लेटर राइटिंग. एंड देन द कॉन्वर्सेशन गुड बाय एंड बाय बाय एंडिंग. सो यहाँ पे भी लास्ट में नेक्स्ट टाइम कम टू यू, थैंक यू, आई विल, यस मैम, वेलकम, टेक केयर, यू टू, ये सब एंडिंग पार्ट है. सो द सेम शुड बी देयर इन योर कॉन्वर्सेशन. ऐसा ना हो कि आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी और अब आपको लगा कि 10 लाइन तो फुल हो गई, तो चलो एंडिंग नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं. दैट्स रॉन्ग. देन यू विल नॉट गेट लाइक गुड मार्क्स. सो ट्राई टू फोकस दिस पैटर्न कि इंट्रोडक्शन हो, और इंट्रोडक्शन के बाद मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉन्वर्सेशन ऑफ द बॉडी, एंड देन गुड बाय एट द एंड. Okay, so keeping things in mind, some things which you can keep in mind while writing dialogues. Conversation के बीच में कोई भी आदमी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बोलता. ऐसा नहीं होता कि एक बोलता रहे और सामने वाले सुनते रहे. That is not conversation. That is like giving lecture. Okay, so it should be small and it should be like you are talking, actually talking. Okay, सो डायलॉग जो है जैसे मैंने बताया कि वेलकमिंग होने चाहिए, फिर मेन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, और फिर गुड बाय होना चाहिए. डायलॉग जो है वो कॉन्वर्सेशनल टोन में हो. जिस तरह से आप किसी से बातचीत करते हो तब आप क्या बोलोगे उसी तरह लिखा हो. और ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज़ लाइक अ सेटिंग बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत है, कैजुअल बातचीत है, इस तरह से दिया गया है. सो सेटिंग के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए. ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स यू नो. उसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे कि आप इस कॉन्वर्सेशन को पूरा करो. आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो इसे पूरा करना. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नैरेटिव. नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव मीन्स स्टोरी बताना, कहानी बताना. कहानी इज अ स्टोरी, बट कहानी को बताना इज नैरेटिव. ओके, सो नैरेटिव हमेशा किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है या बताया जाता है. कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी कुछ भी इंसिडेंट हो, कोई भी इवेंट हो, उस चीज़ को किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है. हर कहानी को किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है. सो हेयर सम एग्जांपल्स आर गिवन कि एक डिस्क्रिप्शन जो है, एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन है, उसको दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है. आई विल नॉट रीड दिस होल, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि दोनों पैराग्राफ में बताया गया है. सो पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सीडेंट की एक सेंट्रो कार जो है वो रिक्शे वाले में टक्कर मार दी पीतमपुरा रेड लाइट पे. उसने स्पीडिंग जो है, रूल वगैरह, ट्रैफिक रूल वगैरह डिसओबे करे, रेड लाइट तोड़ी उन्होंने, और उसके बदले में रिक्शे वाला में एक सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी. और रिक्शे वाले को लगी, दो पैसेंजर को लगी, और जो रिक्शा में जो दो पैसेंजर थे वो उससे जाके बाहर गिरे, रिक्शे से बाहर जाके गिरे बिल्कुल. एक पैसेंजर का सिर फुटपाथ पे लग गया और वो कॉमा में चला गया. उसको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो क्रिटिकल स्टेज में है. डॉक्टर्स ने ये बोला, अभी तक उसे होश नहीं आया था. दूसरा पैसेंजर जो है और जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर जो है, उनको वहीं पे फर्स्ट एड दिया और ड्राइवर को पुलिस पकड़ के ले गई जिसने टक्कर मारी थी सेंट्रो कार के ड्राइवर को. ये एक लाइक पॉइंट ऑफ व्यूज है. आपको क्या लगता है कि ये किसने बोला होगा? ऑफ कोर्स जिसने वहां पे एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा उस इंसान ने ये सारी न्यूज़ बोली होगी. लेकिन जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ जब उस पेशेंट को ले गए. उसको ये नहीं पता कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, वहां पे क्या हुआ है, या फिर सेंट्रो वाले ने टक्कर क्यों मारी, कैसे मारी. ये सब कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू उसने नहीं लिखा. दूसरा नैरेटिव जो सेम एक्सीडेंट के बारे में कहानी है लेकिन बता कोई और रहा है. एक छोटी बच्ची जो है वो बेंच पे बैठी हुई है, मैक्स हॉस्पिटल की बेंच पे, और वो रोए जा रही है, रोए जा रही है. अभी वो डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे हैं. एक औरत उसके साथ बैठी है. वो माँ बेटी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें पता लगे कि उस बच्चे का बाप जो है वो खतरे से बाहर है. उन लोगों ने अच्छा खासा नाश्ता किया था. वो अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने गए थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, और वहाँ पे लड़की को स्कूल छोड़ने के बाद माँ बाप रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में वापस आ रहे थे. लेकिन वापस आते आते सेंट्रो कार ने उनमें टक्कर मार दी, जिस कार ने रेड लाइट के रूल तोड़े, और पीतमपुरा रेड लाइट पे ये इंसिडेंट हुआ. अब वो बेचारी औरत वहाँ पे इस होप में बैठी है कि उसके पति को दूसरी ज़िंदगी जो है वो मिलेगी, लाइक कोई मौका मिलेगा. और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन ये पता चला है कि ड्राइवर को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसको अरेस्ट कर लिया है. और लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि उसके हस्बैंड का क्या होगा. ये स्टोरी, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? किसी ऐसे इंसान का जो सड़क पर नहीं, हॉस्पिटल में है.
कहानी सेम है, सेंट्रो कार से दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ। एक कहानी जो पहले वाली थी वो ऐसी थी, जो आदमी सड़क पे खड़ा था उसने क्या बताया, और दूसरी कहानी ऐसी थी कि जो कोई हॉस्पिटल में थी उसने क्या बताया, ये स्टोरी। ओके, सो यू कैन कंपेयर दीज टू पैराग्राफ एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी सेम स्टोरी को दो डिफरेंट नैरेटिव कैसे दिए जा सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सेम कहानी को बताया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका टास्क क्या होता है, आपको पता करना होता है कि ये नैरेटिव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हॉस्पिटल वाली बात कौन करेगा, मे बी हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर या कोई नर्स, या इन लोगों को कोई पड़ोसी जो अब उनके पास हॉस्पिटल में पहुंचा है उनकी मदद के लिए, या कोई रिश्तेदार जो उन आंटी उस बच्ची के पास पहुंचा है वहाँ पे, या मे बी उस बच्ची की टीचर जो उन्हें जानती है। ये ज़्यादा इमोशनल है, इसमें डिटेल्स कम है, इमोशंस ज़्यादा है। पहले वाले पैराग्राफ के बीच में डिटेल्स ज़्यादा है और इमोशन कम। तो इसका मतलब कि किसी ऐसे आदमी ने जो ना तो सेंट्रो वाले को जानता है, ना रिक्शे वाले को जानता है, ऑटो ड्राइवर को सॉरी, और ना तो वो उन पैसेंजर्स को जानता है, तो उन्होंने बस डिटेल डिटेल दी और बात ख़त्म। और ये सेम जिसके बीच सेकंड जो है जिसके बीच में इमोशन ज़्यादा है, तो ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से है जो उन्हें जानता है। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई पैराग्राफ पढ़ के कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ओके, नैरेटिव लॉजिक, नैरेटिव हमेशा जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप बता दो, एंडिंग बता दो, फिर आप स्टार्टिंग में जाओ, फिर एंडिंग पे आओ, फिर बीच का कुछ शुरू कर दो, देन नो वन विल अंडरस्टैंड। सो इट शुड बी लॉजिकल। आप उसके बीच में डिटेल ऐड कर सकते हैं, इमोशन ऐड कर सकते हैं, उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए ताकि सामने वाले को वो समझ आए। बात का एक तरीका होना चाहिए। डिटेक्टिव स्टोरीज में क्या होता है कि यूजुअली यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि डिटेक्टिव स्टोरीज के बीच में एंड तक आपको नहीं बताते कि मर्डर किसने किया है, मिस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, लेकिन आपको सारी चीज़ें फिर भी एक लाइन में बताई जाती हैं, कहानी एक सही तरीके से बताई जाती है। सो सेम थिंग हेयर, यहाँ पे कोई भी नैरेटिव हो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, वो सही तरीके से बताया जाना चाहिए, स्टार्टिंग मिडल एंड एंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो आफ्टर दैट लॉजिक ऑफ नैरेटिव जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक टेक्स्ट दिया गया है आपको, किश्वर नाहिद का जो टेक्स्ट है, वी सिंफुल वुमेन। सो ये पोयम है, इस पोयम के बीच में आप पढ़ के देखिए, द लॉजिक ऑफ नैरेटिव इज दस वेरी सिग्निफिकेंट as it is logical progression of the writing in a narrative which ensures that the reader enjoys the story. So अगर आप चाहते हैं कि रीडर कहानी को पसंद करें तो नैरेटिव जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। सो ये पोयम दी गई है आपको एक, वी सिंफुल वुमेन। सो इसको पढ़ के देखो एंड सी, वी सिंफुल वुमेन, हम गुनहगार औरतें, इट इज़ वी सिंफुल वुमेन हु आर नॉट awed by the grandeur of those who wear gowns. We don't sell our lives, we don't bow our heads, we don't fold our hands. कि so in this paragraph they are talking about कि we are the one who are sinful. हम वो लोग हैं जो गुनहगार हैं। sin means some religious, let's say, bad thing, like बुरा कर्म किसी तरह का, like हम बुरी औरतें, you can say that. So not criminal but religiously bad. ओके, सो हम वो बुरी औरतें जो गाउन वाले लोगों के आगे झुकती नहीं है। सो गाउन वाले मीन्स जिस तरह से चर्च में लोग गाउन पहनते हैं, मस्जिदों में जो मेन जो लीडर्स होते हैं उनकी अपनी ड्रेस होती है, मंदिर में जो पुजारी है उनकी अपनी ड्रेस होती है। सो हम लोग जो उनके आगे झुकते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी बेचते नहीं हैं, अपना सिर झुकाते नहीं, अपने हाथ जोड़ते नहीं, हम गुनहगार औरतें, इट इज़ वी सिंफुल women, while those who sell the harvest of our bodies become exalted, become distinguished, become the just prince of the material world. हम औरतें गुनहगार हैं, जबकि वो जो हमारे ही शरीर से पैदा हुए, हमारी ही फसल हैं, लाइक आर चिल्ड्रन, सो ऑल्सो बॉयज़ जो हमसे ही पैदा हुए, वो आगे प्रिंस बन जाते हैं इस पूरी दुनिया के, उनको पहचान मिलती है, उनको नाम शौहरत सब कुछ मिलता है। It is we sinful women who come out raising the banner of truth up against barricades of lies on the highways, who find stories of persecution piled on the threshold, who finds the tongues which could speak have been severed,
It is we sinful women. Now even if the night gives chase, these eyes shall not be put out for the wall which has been raised. Don't insist now on raising it again. It is we sinful women who are not awed by the grandeur of those who wear gowns, who do not sell our bodies. सो लास्ट के 2 पैराग्राफ में आई एम जस्ट ब्रीफली डिस्क्राइबिंग कि यही डिस्क्राइब किया गया है कि हम लोग जब कोई भी क्राइम हो जाता है तो सच्चाई बाहर लाना फिर से हमारी जिम्मेवारी हो जाती है, और अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ लाइक कहानियाँ बना दी जाती हैं उनके गुनाहों की कि उन्होंने यही से गलत काम किए हैं, और उनको उनकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। और उसके बाद लाइक हम लोगों को ही मतलब एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें जो है वो सहनी पड़ती हैं एंड हमें ही गुनाहगार समझा जाता है. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पोएम. ओके, so this poem is from the book We Sinful Women, Contemporary Urdu Feminist Poetry. So this is about women's right. अब आप इस पोएम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. We Sinful Women is a feminist statement where the poet states that the women do not sell their bodies and bow their hands or fold their hands together are women who do not follow the strict patriarchal code of the society and therefore we are considered as sinful women. कि जो औरतें पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पे पुरुष प्रधानता है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसके आगे झुकती नहीं है, उन लोगों को गुनहगार औरतें कहा जाता है. सो एनी वेमेन जो इन सब चीज़ों को इन सब लाइक जो ऑलरेडी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करे और उन्हें अपोज करे तो उन्हें सिनफुल गुनहगार समझा जाता है. और इस पोएम के बीच में सिनफुल वर्ड जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है, उसको बुरा नहीं माना गया, बार बार बोल के उस चीज़ को अच्छा बना दिया गया एक तरह से कि हाँ हम ही हैं वो जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो. एक तरह से दिखाया गया कि सिंफुल वुमेन ही कैपेबल है कि वो दूसरों के आगे अपनी आवाज़ उठा सकें. दैट वॉज गिवन इन द बुक. सो दीज वेमेन आर चैम्पियन ऑफ फेमिनिस्ट कॉज, कि वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले वेमेन्स हैं और खुद को ही नहीं दूसरों को भी सपोर्ट करने वाली हैं. इट इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन खुद की आइडेंटिटी का. यहाँ पे सिन जो है वो कुछ बुरा नहीं है. I mean by sin they do not mean something bad. By sin they mean opposing the patriarchy. इस तरह की चीज़ ये इस बुक में इस पोएम में दी गई है. अब अगर यही आर्ग्यूमेंट्स जितने भी इसमें दिए गए हैं, ये नैरेटिव जो है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ऑफ कोर्स एक वेमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें लगता है कि सामने वाली जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी उसके बीच में उनको गलत समझा जा रहा है जस्ट बिकॉज वो उनके अगेंस्ट है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू एंड नैरेटिव. Okay, so now you have to write a paragraph in 100 to 150 words about any women that you know, heard of, who thinks and acts independently. अब आपको एक्टिविटी क्या दे दी गई है कि आपको 100 से 150 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है किसी भी वुमेन के बारे में आपने सुना हो या आप जानते हो जो इंडिपेंडेंट हैं या अपनी मर्जी से अपने काम करती हैं, सोचती हैं और करती हैं. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आप उसे पढ़ सकते हैं. इस तरह की एक्टिविटी आपके एग्जाम में आ सकती है कि आपको कोई पोएम दे दी गई है और उससे रिलेटेड फिर आपको बोला गया कि अब आप टेक्स्ट लिखिए. अगर आपको वो पोएम समझ नहीं आएगी तो आप टेक्स्ट सही से नहीं लिख पाओगे. ओके, और वो टेक्स्ट डायलॉग राइटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो टेक्स्ट जिस तरह से वो बच्चे का लेटर है कि वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, और जिस तरह से ये पैराग्राफ है, सो इस तरह से भी वो आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं. नैरेटिव किसी पर्सपेक्टिव से लिखना. ओके, सो सेल्फ चेक मल्टीपल क्वेश्चन. इन मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर आई विल नॉट गिव बिकॉज एट द एंड उनके सबके आंसर दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है. स्टिल इफ यू गेट कंफ्यूज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो अनदर एक्टिविटी इज गिवन हेयर यहाँ पे कि गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स वेमेन. जो लोग स्पोर्ट्स खेलती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो 100 से 150 वर्ड में, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में. So try to do these activities at home. Now the next part, transitions and connecting words. अभी ऊपर जब हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था जो उस बच्चे का लेटर था, मैं बीच बीच में आपको बार बार बता रही थी कि ये कनेक्टर है, एंड वर्ड का यूज़ हुआ है, बिकॉज वर्ड का यूज़ हुआ है. ओके, वेट लेट मी फाइंड दैट वेयर इट इज़ एग्जैक्टली. ओके, जस्ट गिव अ सेकेंड. यस, हेयर इट इज़. सो यहाँ पे बार बार मैं आपको दिखा रही थी कि बीच में एंड वर्ड यूज हुआ है, लाइक माई नेम इज़ अहमद एंड आई एम 12 ईयर ओल्ड. 2 सेंटेंस को जोड़ के उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आई कुड नॉट गो टू स्कूल एनी मोर बिकॉज. बिकॉज बीच में जोड़ा गया. सो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कनेक्टर्स.
ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। और ट्रांजिशंस मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेंटेंस, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन तक डायरेक्टली पहुंचना, दैट इज ट्रांजिशन। ओके, सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, कि कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज़ सेंटेंस की स्टार्टिंग करने में। देन, आफ्टर दैट, अगर आपको सीक्वेंस में राइटिंग लिखनी है तो पहले पैराग्राफ में आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेंट्रो कार हिट अ ऑटो रिक्शा। सो सबसे पहले एक सेंट्रो कार ने ऑटो रिक्शा को हिट किया। देन दे टुक द पेशेंट हु वॉज इन कॉमा टू मैक्स हॉस्पिटल। जो पेशेंट है, सेकेंड पैराग्राफ, की जो पेशेंट है उसको मैक्स हॉस्पिटल लेके गए। आफ्टर दैट पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल हु हिट द ऑटो रिक्शा। सो लास्ट में आफ्टर दैट, ये हो गई सीक्वेंस राइटिंग। आपने सेम इंसिडेंट सीक्वेंस में लिखा। अब उसके बाद अगर आपको आइडियाज और आर्ग्यूमेंट जो है वो लिंक करने हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं हाउएवर, इन एडिशन, फॉर इंस्टेंस, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनली, इस तरह के सीक्वेंस भी आप अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, अ सेंट्रो कार हिट अ ऑटो रिक्शा। Secondly, the passenger in the auto rickshaw hit his head on the footpath. Thirdly, they transferred him to Max Hospital. They sent him to Max Hospital, but he is still in coma. Finally, police arrested the criminal who hit the auto rickshaw. So इस तरह से आप दोबारा से सीक्वेंस में डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए और फैक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, आइडियाज़ को, इवेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। सिमिलरली, इन द सेम वे, इन अ डिफरेंट वे, बट, ऑन द हैंड, ऑन द अदर हैंड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स का अगर आपने सही यूज़ करना सीख लिया और इन वर्ड्स को आप अपने अपनी राइटिंग में डालना सीख लिया, दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग। जो आपकी राइटिंग, आपको लगता है ना कि ये बुक वाली तो लैंग्वेज ही अलग है, जब आप ये सारी चीज़ें अपने आंसर्स में यूज़ करनी शुरू कर दोगे ना, तब आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल आंसर जैसी मैच होगी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। दो सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, टीचर डू नॉट लाइक राम। अब इन दो सेंटेंस को अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है, ट्रांजिशन दिखा के लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? राम इज़ अ गुड बॉय, डिस्पाइट दैट, बावजूद इसके, टीचर्स डू नॉट लाइक हिम। सो डिस्पाइट दैट वर्ड मतलब आपको याद रखना है कि जहाँ भी आप कहें कि बावजूद इसके, तो वहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डिस्पाइट दैट, हाउएवर, ये सब वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अगेन, रिमेंबर दिस डेफिनेशन, कोहेजन। कोहेजन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स और ट्रांजिशन, जो राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कोहेरेंस मीन्स कमेंट्री, आप सबको पता है किस चीज़ पे कमेंट करना। लीगैलिटी मतलब उस किसी डायलॉग का लीगली वैल्यू होना या ना होना। कोहेजन यहाँ पे बताया गया है, कनेक्टिंग वर्ड और ट्रांजिशन का यूज़ होना किसी भी राइटिंग के बीच में। कोहेरेंस मतलब लॉजिकली किसी आर्ग्यूमेंट का सेट होना, जैसे नैरेटिव में लॉजिकली स्टोरी बताई जानी चाहिए, उसका मतलब होता है कोहेरेंस। उस वर्ड, उस चीज़ के लिए एक नाउन यूज़ करते हैं, कोहेरेंस। ओके, सो एडिशन के लिए वर्ड जो जो यूज़ किया जाता है, अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है आगे, अगेन, ऑल्सो, एंड देन, बिसाइड्स, इक्वली इंपॉर्टेंट, फाइनली, फर्स्ट, फर्दर मोर, इन एडिशन। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए है। कंपैरिजन करना है तो आप कैसे, क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ऑल्सो, इन द सेम वे, लाइकवाइज, सिमिलरली। और कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो कैसा? कंसेशन अगर आपको बात करनी है। एम्फेसिस, किसी चीज़ पे जोर देना है, किसी डायलॉग पे, किसी सेंटेंस पे। एग्जाम्पल्स अगर आपको बताने हैं तो आप बोलें कि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स लाइक अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेनी सीजन। इस तरह से, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे वर्ड्स यूज़ करना। समराइज किसी चीज़ को करना अगर आपने। ऑल टुगेदर दिस वॉज अ गुड आइडिया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑल टुगेदर दिस ऑल दीज ऑनलाइन क्लासेज वॉज अ गुड आइडिया, बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू देम फॉर एवर। कि ऑनलाइन क्लासेस, सो सारी बात की एक बात, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं लेकिन हमेशा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू यूज़ दीज वर्ड्स। टाइम सीक्वेंस अगर आपने दिखाना है, प्लेस, डायरेक्शन बतानी है, रिलेशनशिप के बारे में बात करना है, ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स, लर्न देयर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी।
एंड गूगल फॉर द सेंटेंसेस. उन सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक ट्राइंग टू फाइंड वन वर्ड कि आप एक वर्ड का मतलब ढूंढो, आप इन वर्ड के सेंटेंसेस ढूंढो, सिंपल सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस का मतलब समझो एंड देन ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस एंड यू विल सी कि आपकी राइटिंग कितना इम्प्रूव होती है. ओके, सो नाउ सेल्फ चेक एक्टिविटी. आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो पोएम वी सिंफुल वुमेन के ऊपर भी बेस्ड है. सो रीड द पैराग्राफ और आपको ट्रांजिशन वर्ड जो है वो अंडरलाइन करने हैं. सो दोज ऑफ यू हु आर गेटिंग सो अफ्रेड कि ये एग्जाम के बीच में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, हम कैसे करेंगे, सो देन बिलीव मी कि आपको सारे नहीं यूज़ करने, कोई एक आधा वर्ड ही यूज़ करना है. और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह की एक्टिविटी देंगे कि पैराग्राफ ऑलरेडी दिया हो और आपको बस ट्रांजिशन वर्ड अंडरलाइन करने हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स, एज वर्ड जो है. ओके, सो आफ्टर दैट दो, ये जो दो है फोर्थ लाइन में वर्ड यूज़ किया गया है. इस तरह के वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं. एंड हेयर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, देयर फोर वर्ड यूज़ किया गया है. इस तरह के वर्ड्स आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं जो ट्रांजिशन में, यानी कि दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करी है. ओके, सो देन दे सम अप ऑल द थिंग्स एंड आई थिंक वी डू नॉट नीड टू सम अप. आपको पता है आपको नैरेटिव, कॉन्वर्सेशन, डायलॉग राइटिंग एंड ट्रांजिशन, इन 4 चीज़ों के बारे में आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. और उसके अलावा ग्लॉसरी आपको दी गई है. अगर किसी टर्म का मतलब आपको समझ नहीं आता है, you can read it and understand. Still, if you do not understand, please do ask in the comment section. Okay, so suggested university question, यानी कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन रीड इट. सो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन दी हुई है फ्रेंड्स की, जो व्हाट्सएप का एक डायलॉग है, उस तरह से आपको उसे कंप्लीट करना है. ओके, आपको सेकंड क्वेश्चन में 5 ट्रांजिशंस ढूंढने हैं, यानी कि कनेक्टर्स जो हैं वो ढूंढने हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉन्वर्सेशन आपको दी हुई है. अब आपको एक असाइनमेंट मिला है जिसके बीच में ये डायलॉग आपको 10 लाइन आगे और लिखनी है. सो इस तरह की सेम एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको 7-8 एक्टिविटीज़ जो हैं वो दी हुई हैं. Okay, so I think that was it for this video. Still, if you have any doubt, any suggestion, anything you would like to share, please do let us know in the comment section and stay tuned on our channel because very soon I'll be sharing the sample paper. And अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया है then I think you will miss that. So before your exam I'll try to share a sample paper with you ताकि exam में भी आपकी help हो सके. Okay, so that's it for this video. Thank you so much.